हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था कि क्या एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने कुछ नेपाल की भी केस स्टडी की थी कि किस तरीके से नेपाल को डेमोक्रेसी मिली थी और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था, राइट। अब हम देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कुछ फीचर्स है, किस तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। अब यहाँ तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, पूरे इंडिया के गवर्नमेंट को किस तरीके से रूल किया जाएगा उसकी बात है। तो इसके पीछे तो और भी बहुत डिटेल में स्टडी होगी, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टोरी देखेंगे। उसके बाद हम उसके फीचर्स पे बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कैसे इसको डेवलप किया गया। 19th to 20th सेंचुरी में इंडिया जो थी वो ब्रिटिश कंट्रोल में थी, कॉलोनियल रूल में थी। उसके बाद फिर एक्टिव इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इंडिया मूवमेंट जो था वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडियन मूवमेंट एक्टिवली स्टार्ट हुआ था इन 20th सेंचुरी। पहले था ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर हम फोर्स थे टू रूल देयर ओबे। उनके जो रूल्स थे उनको ओबे करने के लिए, कि जो भी ब्रिटिशर्स ने बोल दिया इंडियंस को वो फॉलो करना पड़ेगा। वो कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती कि नहीं हम ये इस तरीके से नहीं करेंगे। ये था ब्रिटिश रूल के टाइम। लेकिन जैसे ही हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, जहाँ पर पीपल को राइट मिला अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का, राइट। सो वहाँ पर हर पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाता था और सबसे इम्पॉर्टेंटली डेमोक्रेसी में पीपल्स को राइट दिया गया कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकती है, राइट। जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक ब्रिटिशर्स या कोई भी हमारे ऊपर रूल करेगा तो हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। जैसे आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमें जो चीज़ चाहिए हम वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारी ये मांग है, या फिर कम्युनिटीज़ जो होती है वो ग्रुप में कोई ना कोई चीज़ बोलती है। ये राइट होता है, ये एक बेनिफिट होता है डेमोक्रेसी के पास, लेकिन वो बेनिफिट हमें ब्रिटिश रूल में नहीं दिया जा रहा था, राइट। सो सारे जो हमारे इंडियंस थे उनको रिप्रेजेंट किया 300 मेंबर्स ने। 300 मेंबर्स एक साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे और 1946 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 3 इयर्स लगे पूरा बनने में। मतलब पहले कुछ बना, फिर उसमें चेंजेस हुए, फिर बना, फिर चेंजेस हुए, और उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 इयर्स में प्रिपेयर हुआ, राइट। सो 300 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसके अंदर काफ़ी सारे जाने माने जो हमारे लीडर्स थे वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि हम आगे की स्टैंडर्ड्स में रीड करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। अब इसके अंदर जो ये मेंबर्स थे, अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो ये जो मेंबर्स थे वो सारे क्या थे, अलग अलग रिलीजन से थे, अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग रेस से थे। हर एकदम ये जो मेंबर्स थे वो डाइवर्स थे। डाइवर्स मतलब अलग अलग कैटेगरी से थे, राइट। सेकेंडली उस टाइम पे जो सिचुएशन थी हमारी इंडिया की वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट? उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था। काफ़ी स्टेट्स ऐसे थे जो कि डिसाइड नहीं किए गए थे कि वो इंडिया के रहेंगे या पाकिस्तान के रहेंगे। तो उस टाइम की सिचुएशन जो इंडिया की थी वो बहुत ख़राब थी, और उस टाइम के पीपल इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, पॉवर्टी था और बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन को कंसीडर करके, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया गया एक डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मतलब आज इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री माना जाता है। हर इतने सारे कल्चर्स है, इतनी सारी लैंग्वेज है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्टिकुलर कल्चर या एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंसीडर करके बनाया होता तो बाकी सारी जो कल्चर्स है या रिलीजन है उनको डिसएडवांटेज होता है, राइट। सो इसीलिए जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये इतनी सारी जो कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन थे उनको सबको कंसीडर करके बनाया गया, राइट, ताकि किसी को भी कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो।
और जो सेकंड एम था, एक और जो बेसिक एम था, वैसे काफ़ी सारे एम थे पर जो बेसिक था वो ये था कि इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, कि किस तरीके से इंडिया की पॉवर्टी को इराडिकेट किया जाए, राइट। ये सारी सिचुएशंस थी जिसके अंदर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और ये सारे मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब कमिंग टू द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में 5 फीचर्स, बेसिक 5 फीचर्स है जो कि दिए गए हैं। आज हम उनमें से 3 फीचर्स को कंसीडर करेंगे, 3 फीचर्स को कंप्लीट करेंगे एंड टुमारो वी विल कंप्लीट द अनदर 2 फीचर। सो कमिंग टू फर्स्ट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक ही जगह पे काफ़ी लेवल्स की गवर्नमेंट होना। मैंने ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि काफ़ी गवर्नमेंट होना, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब एक कंट्री में एग्जिस्ट करती है तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है, सेंटर लेवल एंड पंचायती राज। हमें इनको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है कि स्टेट लेवल किस तरीके से काम करती है, सेंटर लेवल। हमें यहाँ पे अभी ये देखना है कि हमारे यहाँ पे कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट है लेकिन अलग अलग लेवल्स पे काम कर रही है, राइट। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट देती है कि हर लेवल को क्या क्या तरीके का काम करना है, लिस्ट ऑफ डिटेल्स कि उनका कितना दायरिया है, कि किस में उनको काम करना है और किस लेवल पे उनको काम करना है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन हर लेवल को, हर टियर ऑफ गवर्नमेंट को ये बताएगी कि वो जो अपना काम कर रही है उनको उस काम के लिए रुपए कहाँ से मिलेंगे, उनको उस काम के लिए मनी कहाँ से जनरेट की जाएगी, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट फीचर इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हमने देखा कि मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। 3 हमने लेवल्स देखे, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, पंचायती राज, और उसके बाद में रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फीचर इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Each tier consists of representative elected by people। जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करेगा? पीपल, राइट। सो इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? कि हर इंसान के पास एक वोट करने का अधिकार है, 1 पर्सन 1 वोट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से जेंडर है, कौन सा रिलीजन है, हर इंसान के पास एक वोट करने का अधिकार है। इसीलिए हम हर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने में हर एक पीपल रोल प्ले करता है। एंड द थर्ड इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। जो हमने देखा था फेडरलिज्म में कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट के लेवल को अलग अलग किया है। सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पर है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स 3 ऑर्गन्स है। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट क्या करता है? लॉज बनाता है। सारे जितने भी लॉज बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर का है। अब लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आता है एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पर ये दोनों जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पे चेक रखती है। अगर पूरा काम लॉज को बनाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो वहाँ पे अथॉरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही लेवल के पास आ जाती है तो वहाँ पर मिसयूज़ ऑफ पावर होने लगता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑर्गन सेपरेट किए गए, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कि एक ऑर्गन करेगा सारा लॉज बनाने का काम, दूसरा ऑर्गन करेगा उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम। एंड द थर्ड इज़ जुडिशरी, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, वो इन दोनों पे चेक रखेगा, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। सो यहाँ पर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसके अंदर जुडिशरी के अंदर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ कोर्ट। तीनों एक दूसरे पे बैलेंस चेक करेंगे और इससे हमारा रहेगा पावर ऑफ बैलेंस। जितने भी पावर है वो एक बैलेंस्ड तरीके से सब रन करेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,